Hi everyone, welcome to the channel. कैसे हो आप सभी? ये जो अपनी सीरीज है जहाँ पे हम लोग पॉलिटी को माइंड मैप्स की हेल्प से कवर अप कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी को माइंड मैप्स की हेल्प से हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं। तो उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 20 तक हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो डेफिनेटली आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ आर्टिकल 20 के ऑनवर्ड्स कौन कौन से आर्टिकल हैं, जैसे 21, 22 और किस बारे में बात करते हैं, उसको हम लोग बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक से कवर अप करते हैं। ये जो वीडियो है वो आपके यूपीएससी वाले एस्पिरेंट, पीसीएस एस्पिरेंट और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको लास्ट वीडियो को हल्का फुल्का रिवीजन करा देती हूँ कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के जुड़े हुए हैं फंडामेंटल राइट, जहां पे कुछ राइट दिए गए हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडिविजुअल्स और कुछ राइट दिए गए हैं टू द सिटीजन। आई होप कि आप लोग इंडिविजुअल और सिटीजन का डिफरेंस समझ रहे होंगे। इंडिविजुअल से के अंदर आपकी लीगल पर्सन यानी कि कोई भी कंपनी या नॉन सिटीजन, फॉरेनर, हर एक बंदा यहाँ पे शामिल हो जाता है। बट इन द केस ऑफ सिटीजन के केस में सिर्फ वही शामिल होंगे जिनको सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत यहाँ पे नागरिकता इंडिया की प्राप्त है, तो वो इसमें सिटीजन होते हैं। तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट जो है एंड इस 12 से लेके 35 तक वैलिड होते हैं। आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो 6 राइट इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपको बोलने के अधिकार है। हाँ, हालांकि हर चीज पे रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाई गई है, पब्लिक ऑर्डर के नाम पे या किसी और चीज से, वो अलग चीज है, वो कभी केस में पड़ती है जरूरत। फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो किसी भी पर्पज के लिए तो डेफिनेटली आप बना सकते हो। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन आप बना सकते हैं, कहीं आने जाने की भी आजादी आपको है, कहीं जाकर आप लोग रह सकते हो, सेटल भी हो सकते हो, किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हो, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये सब चीजें आप लोग कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या रहेंगी कि अगर आप लिकर का बिजनेस करना चाहते हो जो डेफिनेटली इलीगल है, और अगर आप परमिशन लेकर यानी कि लाइसेंस लेकर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? या आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हो जो कि इलीगल है तो डेफिनेटली वो रिस्ट्रिक्शन रहेगी। हालांकि आप ये कहोगे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बट नहीं, रिस्ट्रिक्शन जरूर रहेंगे। 23 और 24 में इस चीज को के लिए प्रोहिबिट कर दिया गया है। रेजिडेंस और सेटलमेंट की बात करें, देश के हर किसी भी कोने में आप लोग जाके रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप किसी भी ट्राइबल एरिया में जाओ और वहां पे रहो, डेफिनेटली वो चीज नहीं होगी। हम लोग शेड्यूल ट्राइबल जो है उस एरिया में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं देते, ठीक है? सिमिलरली आर्टिकल 20 भी है फंडामेंटल राइट, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, जो ऑफेंसेस हो उसके लिए प्रोटेक्शन मिलती है। आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो आपके पास लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार होते हैं, जैसे कि आपको जीने का अधिकार है विद डिग्निटी, है ना? अब इन एग्जाम्पल के केस में आपने कोई दोष नहीं किया, ठीक है, सपोज आपने कुछ नहीं किया और फिर भी आपको पुलिस पकड़ के ले जाए और ये कहे कि भाई हम तुम्हारे आर्टिकल 21 को एंश्योर कर रहे हैं, आर्टिकल 21 को आपकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और आर्टिकल 21 कहता है कि भाई आपको जीने का अधिकार है, आपकी सांसें चलती रहनी चाहिए। पुलिस पकड़ के ले जाए, जेल में आपको डाल दे, आपकी सांसें चल रही है बट आप उस कंडीशन में नहीं हो, पहली बात तो आपने कुछ किया नहीं, वैसे ही आप जेल के हो जाएंगे। दूसरी चीज, वो आपको मारते पीटते हैं, 3rd डिग्री अप्लाई करते हैं और ये कहते हैं कि भाई आपकी सांसें तो चल रही है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक डिग्निटी और पर्सनल लिबर्टी, ये सब चीजें अब इस सब के आड़े आती है, ठीक है? तो आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत सारे आर्टिकल इसके अंदर मेंशन है। आए दिन ये न्यूज में रहता ही रहता है, प्राइवेसी की वजह से भी काफी न्यूज में रहता है। आर्टिकल 22 की बात करें तो अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, दो तरीके से अरेस्ट का आप लोग यहाँ पे समझते हो। सपोज यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, और आपकी गाड़ी की स्पीड बड़ी तेजी से है और आपने इसको क्रॉस कर दिया, आप रुके भी नहीं, ठीक है,
और यहाँ पे जाके आपको पुलिस पकड़े। एक तो ये आपने जब इसे क्रॉस कर लिया तब आपको पुलिस पकड़ती है, और एक वो केस, इसको मैं ए कंसीडर कर लेती हूँ, और एक वो केस क्योंकि आपकी गाड़ी बड़ी स्पीड में है, आप पे ये शक है, इसलिए पुलिस आपको यहीं पकड़ लेती है कि भाई आप आगे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ोगे। कहने का मतलब आपने कुछ क्राइम कर दिया, उसके बाद आप अरेस्ट होते हो। और एक वो वाली कंडीशन कि भाई आप पर पुलिस को शक है, जो कि रेलेवेंट भी है, कि भाई आप ऐसा करने वाले हो ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशियन, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन देने के लिए आपको डिटेन किया गया है, आपको अरेस्ट किया गया है। तो वो चीज कहाँ पे शामिल होती है? आर्टिकल 22 के अंदर। तो ये दोनों आर्टिकल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मान लीजिए कोई एक चोर है, ठीक है, बट आपको कहीं से खबर मिली है कि भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चोरी होने वाली है, ठीक है, और आपकी नजर में एक बहुत ही शातिर चोर है, पता है कि भाई ये इतनी बड़ी चोरी कर सकता है, ठीक है, आपको उस पर शक है, तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हो जब तक चोरी हुई नहीं है, ये देखने के लिए, मतलब उस बंदे को प्रोटेक्शन देने के लिए, क्राइम होने से पहले। दैट टॉक्स इन द 22 आर्टिकल। फाइन, चलो आगे हम बात कर रहे हैं राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट, मतलब कोई भी बंदा कहीं पर भी जाके आके रह सकता है एक्सेप्ट द ट्राइबल एरिया, वहां पे जाके आप लोग उनके एरिया को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। एंड टू सेफगार्ड द ट्रेडिशनल वोकेशन एंड प्रॉपर्टीज अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू प्रैक्टिस, ये वही चीज है जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ड्रग्स वगैरह का काम करो, कहो भाई मुझे बिजनेस करने का अधिकार है, डेफिनेटली वो अधिकार आप लोगों से छीन लिए जाते हैं। आर्टिकल 20 भी आप लोगों को बता दिया कि आपने क्राइम किया था और संविधान में या लॉज में उसके सजा लिखी गई है 2 साल, ठीक है, आपको 20 साल हो गए जेल में पड़े हुए, एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। बात आई समझ में? जितनी लिखी गई है उतनी ही पनिशमेंट आपको दी जाएगी, एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। और ना ही, एक मिनट देखो, एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक कंपनी और कॉर्पोरेशन, आर्टिकल 20 उस चीज के लिए प्रोटेक्शन देता है कि भाई जितनी जितनी सजा होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, एक्सेसिव नहीं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक ही ऑफेंस के लिए आपने चोरी एक बार करी लेकिन पुलिस वाले की नजर में जब भी आप आ गए तभी आपको पकड़ के जेल में डाल दिया, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ये प्रोटेक्शन कहाँ पे दी जाती है? आर्टिकल 20 के अंदर प्रोटेक्शन दी जाती है, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। 21 डिक्लेयर करता है कि कोई भी पर्सन शेल बी डिप्राइव, किसी भी व्यक्ति से मतलब है सिटीजन या नॉन सिटीजन। फाइन, ही सेड कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार है एक्सेप्ट टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है। अब आपने चोरी करी सपोज, या हम कहते हैं कि क्राइम किया, किसी ए पर्सन ने कोई क्राइम किया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। अब वो उस क्राइम की नहीं बता रहा कि उसने कैसे किया, और वो सब जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो नहीं बता रहा क्योंकि उसकी प्राइवेसी हर्ट होती है। ये लेके वो पुलिस को ये नहीं कह सकता भाई मैं नहीं बताने वाला, मेरा आर्टिकल 21 वॉयलेट हो रहा है, ओब्वियसली नहीं, ठीक है। आप अब उस दायरे में नहीं हो कि आप पुलिस से अपनी प्राइवेसी की डिमांड करें, ठीक है। सॉरी फॉर द थिंग गाइस। एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जब प्रोसीजर जो लिखा गया है लॉ के अंदर उसको छोड़ के बाकी कहीं पर भी आप ऐसा आपकी लिबर्टी हार्ट होती है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और ये जो चीज है वो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को ही अवेलेबल होती है। राइट टू लाइफ सिर्फ इतना ही नहीं है, कन्फाइंड टू द एनिमल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल। एनिमल एग्जिस्टेंस से मतलब यहाँ है कि सिर्फ जीवित रहना और वो करना ही सिर्फ लिमिटेड नहीं है, बल्कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ हो रहे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी सांसें तो चल रही हैं, मतलब किसी भी क्रिमिनल की सांसें तो चल रही हैं बट उसको बहुत मारा पीटा जा रहा है और उसका कोई दोष भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो डिग्निटी एक चीज है दैट ऑल्सो मस्ट बी इंश्योर, और ये वाया द अमेंडमेंट ऐड हुआ था, ठीक है। एक मीनिंगफुल, कंप्लीट और वर्थ लिविंग जरूर होनी चाहिए। होप सो कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर है, और इनकी जो डेप्थ मीनिंग है ना वो आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाओगे। तो जो डिटेल का मीनिंग है अच्छे से समझ लीजिएगा। आर्टिकल 21 ए, ए कहीं पर भी ऐड होता है तो इसका मतलब है वो चीज अमेंडमेंट से ऐड हुई है, इसका मतलब है आपके पास एजुकेशन लेने के अधिकार है।
गाइज एजुकेशन 6 to 14 ईयर तक दिलाने का ये आपका डीपीएसपी भी है, ये आपकी ड्यूटी भी है। जब डीपीएसपी है, ड्यूटी है, फिर फंडामेंटल राइट क्यों ऐड किया गया? कारण है इसके पीछे, आप आगे समझ जाओगे। बट अभी मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देती हूँ कि जो डीपीएसपी है और जो ड्यूटी है, अगर ये पूरे नहीं हुए, देयर इज नो प्लेस टू गो। सुप्रीम हाई कोर्ट कहीं नहीं जा सकते आप, नो वेयर। बट अगर फंडामेंटल राइट नहीं पूरा हुआ तो आपके लिए दोनों ही रास्ते खुले हुए हैं, सुप्रीम का भी और हाई कोर्ट का भी। सुप्रीम कोर्ट का अंडर द आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226, ठीक है। इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट कराना जरूरी हो गया, क्योंकि अगर ये जब तक डीपीएसपी ड्यूटी रहेगा तो कोई फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि पता है सजा तो होनी से रही, इसलिए। ठीक है, तो अब हर एक की जिम्मेदारी हो गई है कि 6 से लेके 14 साल तक डिक्लेयर स्टेट शेल फ्री एजुकेशन स्टेट अवेलेबल कराएगा, कंपल्सरी एजुकेशन हर बच्चे को जो 6 से 14 साल की उम्र में है। ओके, आई थिंक अब ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। इसके साथ प्रोविजन मेक ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट नॉट हायर। अब यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 14 साल तक जो आपको प्राप्त करना कर लो। हायर एजुकेशन, आप आईएएस की तैयारी करने चाहते हो, स्टेट उसके लिए कोई खर्चा नहीं उठाएगा। ये जो चीज है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड की गई है, और आर्टिकल 45 में जो कि एक डीबीएसपी है वो ऑलरेडी था, बट अभी हमें करानी जरूरी होगी। रीजन आप लोग जान गए हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट और डिटेंशन समझ गए हो, वो रूल वाला, एक तो आपको यहाँ पकड़ा जाए, एक आपको यहाँ पकड़ा जाए। ठीक है, डिटेंशन से मतलब रहता है आर्टिकल 22 ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन। यहाँ पे आप अगर अरेस्ट किए गए हो, ठीक है, तो पहली चीज या तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, अगर आप वुमेन हो तो आपको 5 बजे के बाद आफ्टर 5 PM आपको मेन सेल में नहीं रहने दिया जाएगा, यानी कि किसी भी हालत में जहां वुमेन जो सेल है, सेल मीन्स जेल है, वहीं पे आपको शिफ्ट करना होगा। और जितना जल्दी हो सके, जो ट्रैवलिंग आवर्स है उनको छोड़ के जितना जल्दी हो सके विद इन द 24 आवर्स आपको जज के सामने पेश करना होगा। सेकंड चीज, किस बिना पे आपने अरेस्ट किया? भाई मैंने तो बहुत सारे जुर्म किए, आपने कौन से के लिए पकड़ा बताओ, मुझे क्लियर होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फाइन। एक है राइट टू बी प्रोड्यूस एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। जो ट्रेवलिंग टाइम है उसको छोड़ के जर्नी टाइम, बाकी का जो टाइम है 24 आवर्स इसके अंदर शामिल कर दिए जाते हैं। राइट टू कंसल्ट एंड, हाँ अगर आप कहते हो कि भाई मुझे अपना एक वकील करना है तो वो अधिकार भी आपके पास है कि आप लोग लीगल प्रैक्टिशनर या फिर आप वकील से जो है वो बात कर सकते हो। तो डिटेंशन दो तरीके का होगा, एक होता है प्यूनेटिव डिटेंशन, मतलब जब आपको रूल तोड़ने के बाद पकड़ा जाए, ए वाला, और एक होते है प्रिवेंटिव, मतलब आपको वो पर्टिकुलर काम करने से रोका जा रहा है, प्रिवेंशन दी जा रही है, प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है, बिना ट्रायल के, यानी कि अभी आपने कुछ किया नहीं है तभी आपको पनिशमेंट दी जा रही है, आपको पकड़ा जा रहा है। इज दैट क्लियर? चलो देन हम बात करते हैं आर्टिकल 22 डिटेल प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे सिटीजन एज वेल एज अलायंस के साथ ही इस चीज अधिकार जुड़े हुए हैं। अलायंस से मतलब है कि आप दुश्मन देश के भी अगर बंदे हो तो आपके साथ भी ये अधिकार चुना जाएगा। ठीक है, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू, जिसको पकड़ा है, और डिटेन्यू को अगर अगर उसके ऊपर कोई भी केस प्रूव नहीं होता है तो 3 महीने से ज्यादा आप उसे जेल में नहीं रख सकते हो। ठीक है, अनलेस एन एडवाइस, अगर मान लो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ना कि भाई ये जो आपने पकड़ा है ना ये वाजिब है, और ये वाजिब है और क्या कहते हैं कि आपको इसको पकड़े रखना है, तब तो आप 3 महीने एक्सीड कर सकते हो। इन अनदर केस आप एक्सीड नहीं होना चाहिए। डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आर्टिकल 23, यानी कि प्रोटेक्शन देते हैं ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर की ट्रैफिकिंग नहीं होगी। जैसे वुमेन्स को बेचना, ठीक है, आप एनिमल्स को, वुमेन्स को, मेंस को इस तरीके से ट्रैफिकिंग नहीं करोगे।
फोर्स्ड लेबर से मतलब होता है बंधुआ मजदूर, यानी कि आप उनसे काम ले रहे हो 10 घंटे का पैसे दे रहे हो 2 घंटे के, या फिर दे ही नहीं रहे हो। ऐसा चीजें होती है जो बंधुआ मजदूर आप लोगों ने कहते हो, तो वो प्रोटेक्शन आर्टिकल 23 देता है। ठीक है। Nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service the public purpose, and imposing such service the state shall not make any discrimination ground on the religion। अब यहाँ पे स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 24 बात करता है कि एम्प्लॉयमेंट अगर आप फैक्ट्रीज में करते हो, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, उससे आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज या फिर किसी भी डेंजरस जगह पे प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, 14 साल से कम उम्र के अगर बच्चे माइनिंग जगह पे, फैक्ट्री वाले एरिया पे या हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो आर्टिकल 24 उनके लिए स्टैंड करता है। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक के जो आर्टिकल्स हैं जो आपके लिए डील करते हैं रिलीजन के लिए, और आजकल ये आर्टिकल काफी ज्यादा न्यूज में है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे कंसाइंस और फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस और प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन की बात होती है कि अगर आप अपने अपने ईस्ट से, अपने देवता से वर्शिप करते हो तो अलाउड है। ठीक है, ये अधिकार फॉरेनर, सिटीजन, नॉन सिटीजन सबको दिए जाते हैं। आप प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपिगेट कर सकते हो। आप अगर अपने अपनी वर्शिप या रिलीजन पे दिखाने के लिए सत्संग करना चाहते हो, माइक लगाना चाहते हो, डेफिनेटली इट वुड बी अलाउड। आप कोई यात्रा करना चाहते हो वो भी अलाउड रहेगा, बट ऑल आर सब्जेक्ट टू द पब्लिक सम रिस्ट्रिक्शन लाइक द पब्लिक ऑर्डर। कि भाई आप ये कह रहे हो कि मैं ओपन फायर करना चाहता हूँ, मेरा ये वर्शिप है, मैं ओपन फायर करता हूँ, तो डेफिनेटली इट वुड नॉट बी अलाउड, है ना, वो चीज अलाउड नहीं होगी। आप ये कहते हो कि मैं बलि लेता हूँ, एक आपने सुना भी होगा केस में, आई थिंक आया बहुत आता भी रहता है कि अपने रिलीजन या अंधविश्वास के लिए लोग जानवर की बलि दे देते हैं या किसी इंसान की बलि दे देते हैं, वो चीज भी डेफिनेटली इट वुड नॉट बी अलाउड और वो हाईली पनिशेबल है। फाइन, तो वो चीज है जो आप लोगों को इसके अंदर याद रखनी। सोशल वेलफेयर, ओपन रिलीजियस, आप कोई मंदिर खोलना चाहते हो, कोई मस्जिद खोलना चाहते हो, डेफिनेटली इट वुड बी अलाउड। ओके, चलो आगे बात करते हैं हम लोग 26 की। आप कोई चैरिटेबल पर्पस वगैरह खोलते हो, वो सब चीजें मैनेज करते हो अपने रिलीजन अफेयर को, वो भी अलाउड है। आप प्रॉपर्टी खरीदते हो धर्म के नाम पर, वो भी अलाउड है। ठीक है, आर्टिकल 7 बात करता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स। जैसे कि मुगल्स के टाइम पे होता था कि अगर आपको अपनी अपनी हिंदू यात्रा करनी है ना, तो आपको एक कर देना होता था। ऐसा 27 नहीं कहता कि भाई आपको किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, which are specifically appropriated in the payment of expenses for the promotion or maintenance। आप कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करते हो तो उसके लिए आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए, मस्जिद बने हुए, वहां पे जो कलेक्शन आता है, पैसे जो भी इकट्ठा होता है, उससे उनसे टैक्स थोड़ी लिया जाता है, नहीं, ड्यूटी जरूर पे करते हैं वो लोग, बट टैक्स नहीं लिया जाता। देन हम बात करते हैं ये सारे आर्टिकल्स की। आर्टिकल 28 बात करता है कि भाई रिलीजियस अगर आप वर्शिप करते हो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, देखो सुनो इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है और उसमें स्पेशली मुस्लिम की पढ़ाई, मुस्लिम की शिक्षा दी जा रही है, डेफिनेटली नॉट अलाउड, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री। और सेक्युलर का मतलब होता है कि हम लोग धर्म निरपेक्ष नहीं करेंगे। किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर कोई भी रिलीजन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिलीजन एजुकेशन नहीं दी जाएगी, भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके, हाँ आप प्राइवेट करते हो कर लो, कोई इशू नहीं है, बट गवर्नमेंट से नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। फाइन, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रही है, और अगर ऐसा होता है तो सिक्योलर का जो मीनिंग है वो एंड हो जाता है। कारण क्योंकि हम लोग सिक्योलर में बिलीव कर रहे हैं, तो फिर भाई ये तो गलत हो जाएगा, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डाइवर्स कंट्री जहाँ पे कई रिलीजन, कई कास्ट है, तो फिर ये उन सबके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। आर्टिकल 29 और 30 की बात कर लेते हैं जल्दी से। आर्टिकल 29 माइनॉरिटी के बारे में बात करता है।
बट रिमेंबर ऑलवेज माइनॉरिटी किसे आप कहते हो, इस पूरे ग्रुप में इतने लोग माइनॉरिटी हैं या इतने लोग माइनॉरिटी है, ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आप माइनॉरिटी उनके रिलीजन के बेस पे बात कर रहे हो, आप एजुकेशन के बेस पे बात कर रहे हो, आप किस बेस पे कह रहे हो, उनकी लैंग्वेज के बेस पे बात कर रहे हो, इट इज नॉट डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट माइनॉरिटी लिखा है, सेक्शन ऑफ सिटीजन लिखा है, उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ओके, 30 कहता है कि भाई आप अपने माइनॉरिटी के लिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह बनाते हो तो वो भी चीज आपके लिए अलाउड है। डिटेल आपको आपकी इंडियन पॉलिटी बुक से मिलेगी, बट जितनी रेलेवेंसी है उतना मैं आप लोगों को करा रही हूँ। इसके साथ आर्टिकल 30 प्रोक्लेम करता है कि ऑल द माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजन बेस पे हो चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे हो, उनको अधिकार है कि वो अपने ही अधिकार, अपनी ही कास्ट को या रिलीजन को प्रमोट करने के लिए अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। यानी कि सपोज कोई एबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, और उनकी कोई XYZ लैंग्वेज है सपोज, तो वो अपना एक स्कूल बना ले जिस जो एबीसी कम्युनिटी के नाम पे होगा और वो अपनी XYZ लैंग्वेज को वहां पे प्रमोट करे, कोई इशू नहीं है। दे आर डूइंग अंडर द आर्टिकल 30। ट्राइबल्स में ऐसा हो रहा है, कोई इशू नहीं है, तो ये चीज जो है वो अवेलेबल है। आर्टिकल 31 जो था वो एंड हो गया है, अब वो नहीं है तो हम उसे नहीं पढ़ते हैं। आर्टिकल 32, बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने इस चीज को बोला था कि आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने हमने आर्टिकल पढ़े ना 12 से लेके 30 तक, उनका कोई औचित्य नहीं होता अगर आर्टिकल 32 नहीं होता। भाई अगर आपकी इक्वालिटी का राइट खत्म हो रहा है, आपको लाइफ विद लिबर्टी नहीं दी जा रही है, सो व्हाट, वेयर यू विल गो? Is there any solution for you under the constitution? Yes, that is in under article 32. आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है, यू हैव राइट टू गो टू द डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली हाई कोर्ट। आपकी गाड़ी इनके जाके सामने जाके रुक सकती है, कोई इशू नहीं है। आप ऐसे लटकते हुए नहीं जाओगे भाई, पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। नो, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। इज दैट क्लियर? तो अगर वायलेशन होता है किसी भी राइट का तो एक रेमेडी आपके पास क्या है, आर्टिकल 32 है। सुप्रीम कोर्ट फ्री टू यूज एनी प्रोसीजर इन ऑल द पावर टू एनफोर्स द एफआर। एफआर समझते हो ना? आर्टिकल 32, सिटीजन कैन अप्रोच अ सुप्रीम कोर्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फंडामेंटल के अप्रूवल के लिए वो ऐसा डेफिनेटली कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो इस चीज में रिट्स भी इशू करते हैं। क्या है रिट, करेंगे आगे। आर्टिकल 32(3) कहता है कि पार्लियामेंट, हाँ ये वाली चीज, under the article 32 and under the article 226, you can go to the supreme court, you can go to the high court, but in special circumstance it is a power lie with the parliament। मतलब ये पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है कि वो किसी और कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये अधिकार दे सकते हैं कि वो भी रिट इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है। ये लाइन थोड़ा सा याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 32 इनके पास तो रहेगी, मतलब एडिशनल पावर इनको दे सकते हैं। 32(4) कहता है कि स्टेट सस्पेंड नहीं करेगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, तो ये अपना बेसिक राइट भी है, तो आप इसे सस्पेंड नहीं करोगे। फाइन। बेसिक डिफरेंस दोनों आर्टिकल में बात करें, आर्टिकल 32 फंडामेंटल है, 226 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके केस में यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, इसके केस में यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट। कैन भी सस्पेंड हो सकता है जब इमरजेंसी लागू हो, लेकिन सस्पेंड ये नहीं हो सकता जब बेशक इमरजेंसी लागू हो। इसका बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, इसके पास वाइडर स्कोप है। क्यों है, आप बुक पढ़ेंगे तो भी समझेंगे, अदरवाइज सुन लीजिए। लिमिटेड ये है क्योंकि अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो ये वैलिड है, और 226 के केस में फंडामेंटल राइट और दूसरे जो लीगल राइट, इन दोनों का अगर हनन होता है तो दोनों के केस में आप लोग हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है जी, ये जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर इंडिया है और इसका पर्टिकुलर स्टेट में ही होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पर्टिकुलर स्टेट में ही जाएंगे। इसके बाद we are talking about the article 33, that is article lie with the army force। जैसे कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है, आर्म्ड जो फोर्सेस हैं उनको कुछ पावर्स रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हो, है ना, और आप बॉर्डर पे खड़े होते हो, सामने से आपको डर लग रहा है कि भाई सामने से भी एक बुलेट आएगी और आपके सीने में पार आर पार हो जाएगी,
इसलिए आप अपने आर्टिकल 21 को याद करते हो कि भाई आपको जीने का अधिकार है। आप कहते हो मैं यहाँ नहीं खड़ा हो रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ आर्टिकल 21 को लेकर। नहीं, जब आपने आर्मी ज्वाइन की थी, जब आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपके ऊपर आर्टिकल 12 से लेके 35 अलाउड नहीं थे, आपके पास आर्टिकल 33 था आर्मी फोर्स के लिए, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर नहीं जा सकते। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो आर्मी फोर्स पे लग जाती है। ओके, पार्लियामेंट अगर ऐसा कोई कानून बनाती है कोई भी चीज, तो उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा, उस पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। आर्मी से जुड़े हुए कोई कानून बनाती है ना, तो उस पर सवाल नहीं होंगे। 34 बात करते हैं मार्शल लॉ के बारे में, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस होती है फंडामेंटल राइट्स की। मार्शल लॉ संविधान में हालांकि डिफाइन नहीं है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट मिलिट्री के हाथ में आ जाती है। फाइन, चलो इसके बाद ये चीज फिर देख लीजिएगा आप डिटेल में। मैंने आपसे रिट्स के बारे में बात करी, आज अपना फंडामेंटल वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको डीपीएस भी मिल जाएंगे। रिट्स होते हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्यो वारंट। तो डिटेल में मैं आपको ये बता दूंगी क्या होते हैं, बस इतना सुन लीजिए। किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के तहत सुप्रीम हाई या इन सब कोर्ट को ये अधिकार होता है कि पर्टिकुलर केस के अंदर वो रिट्स इशू कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस किसी दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी अधिकार होता है अंडर द आर्टिकल 32 सबसेक्शन 3। ठीक है, उनके पास भी अधिकार होता है। इसके लिए सेपरेट वीडियो होगी, तो डिटेल में आप लोग उसे वहां से कवर अप कर लीजिएगा। इज दैट ओके विद एवरीवन? तो ये सीरीज आप लोगों की पॉलिटी विद यूजिंग द माइंड मैप्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इनक्वेस्ट आईएएस पर ये जो क्लासेस हैं आपको रेगुलरली मिल जाएंगी, और जो इम्पोर्टेंट वीडियोस होती हैं वो भी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाती हैं। सो डू लाइक द सेशन गाइस, शेयर इट विद योर लॉट्स ऑफ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब योर own favorite channel, that is the Inquest Eyes. Thank you. Press the bell icon to get all the recent updates. Thank you.